व्यवस्था, इसको डिस्कस करेंगे। इसका पहला टॉपिक है संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड फीचर्स। पहला प्रश्न देखते हैं, अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है? इसको इंग्लिश में बोला जाता है, जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं, रेसिडुअरी पावर्स। देखिए रेसिडुअरी पावर्स वो पावर्स होती हैं, आप सभी को पता है हमारे संविधान में 3 लिस्ट मेंशन है, एक यूनियन लिस्ट, एक जिसको संघ सूची बोलते हैं, एक राज्य लिस्ट या स्टेट लिस्ट, और एक हमारी होती है समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है या संसद को है, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार विधानसभा को है या लेजिस्लेचर को है, और उसके बाद समवर्ती सूची में दोनों में से कोई भी कानून बना सकता है, लेकिन अगर संसद ने उस पर कानून बनाया है तो संसद का कानून ही वैलिड माना जाता है। इसके अलावा देखिए बात करें, जो विषय इन तीनों लिस्ट में से कहीं भी नहीं आते हैं, ठीक है, कुछ विषय हमारे संविधान में ऐसे हैं जो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है, ठीक है, केवल संसद को है। इसको बोलते हैं रेसिडुअरी पावर्स, जो किसी लिस्ट में नहीं है, और उसके अलावा जो अवशिष्ट विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। तो ये जो हमने फीचर लिया है, ये लिया है कनाडा से, ठीक है, कनाडा से। एक इसके अलावा और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, आपने सुना होगा कि हमारा जो संविधान है वो संघीय ढांचा है हमारा, ठीक है, या फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, तो संघीय ढांचे में भी लेकिन हमारे यहाँ केंद्र ज्यादा मजबूत है। अगर आप पूरा नेचर देखेंगे तो फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब स्टेट्स हमारे यहाँ थोड़े से वीक हैं, ये तो बहुत वीक तो नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्तियां हैं एज कंपेयर टू स्टेट्स के। तो ये वाला जो फीचर है ये भी हमने किससे लिया है? कनाडा से ही लिया है। इसको बोला जाता है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी ऐसा संघ जिसमें केंद्र सरकार थोड़ी ज्यादा मजबूत रहती है, वो हमने फीचर कनाडा से ही लिया है। तो ये 2 फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड के बारे में बता दूं यहां से, तो बहुत इंपॉर्टेंट हमने क्या लिया है? डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे द्वारा आयरलैंड के संविधान से ही लिए गए हैं। अमेरिका से तो हमने बहुत सारी चीजें ली हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला ऐसा संविधान है जो प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना से शुरू होता है। तो प्रस्तावना का हमने जो फीचर लिया है वो अमेरिका से ही लिया है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, बिल ऑफ राइट्स, अमेरिका में एक फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है वो अमेरिका से ही लिया है, यानी मौलिक अधिकारों का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो भी हमने अमेरिका से लिया है। इसके अलावा अगर बात करें, आप सभी को पता होगा जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का एक तरह से आर्म्ड फोर्सेस का हेड होता है, हमारे यहाँ उनका हेड होता है। तो वो जो फीचर लिया है ये भी हमने अमेरिका से ही लिया है, ठीक है। तो अमेरिका से ये सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए। बात करें यूनाइटेड किंगडम से, तो यूनाइटेड किंगडम से आप सभी को पता है हमने क्या लिया है? संसदीय शासन प्रणाली या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे द्वारा यूके से ही लिया गया है। इसके अलावा आपने एक सुना होगा हमारे संविधान में क्या है? रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का शासन। ये वाला जो फीचर है हमने, ये भी हमने यूके से ही लिया है, ठीक है। तो यही देखिए इंपॉर्टेंट यूके से फीचर आपके पूछता है। अगला सवाल देखते हैं, नीचे आप पढ़ भी सकते हैं। अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा, कनाडा से। दूसरा मैंने क्या बताया? फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रियम्बल या प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। अब बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों की, ये आयरलैंड से लिए हैं। संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन, ये भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है। नीति निर्देशक तत्व हमारे कौन से भाग में है? भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 तक। आगे चलते हैं, पूरा आगे चैप्टर अलग से है, उसमें पूरा डिटेल में बात करेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो कैबिनेट मिशन सबसे पहले पूछ लेता है कब आया था? 1946 में भारत आया था। इसी के तहत संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की गई थी। संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसकी स्थापना की गई थी। तो इसके जो अंतरिम सरकार बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। इसके अलावा अगर बात करें, ये एक बार देखिए राजेंद्र प्रसाद जी का भी पूछा हुआ है कि अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद जी ने कौन सा विभाग संभाला था। आई थिंक एसएससी या रेलवे का ये क्वेश्चन है, किस में आया मुझे याद नहीं है, लेकिन प्रश्न ये पूछा था। तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, यानी खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। पहले विभाग एक था, अब थोड़ा अलग अलग है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सबको आपको पता ही होगा, ये कौन थे? हमारे गृह मंत्री थे। राजगोपालचारी जी कौन थे? राजगोपालचारी जी शिक्षा विभाग के मंत्री थे, ठीक है। तो ये मैंने पूरा बता दिया। जवाहरलाल नेहरू जी को जरूर याद रखिएगा, वही सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। और एक बार राजेंद्र प्रसाद जी का पूछ लिया था, कौन से विभाग के मंत्री थे? तो खाद्य एवं कृषि विभाग के। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है?
त्रिस्तरीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल गवर्नमेंट है या स्थानीय शासन है। स्थानीय शासन का पिता भारत में किसको माना जाता है? कौन से वायसरॉय को? लॉर्ड रिपन को। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये बिल्कुल ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 326 में संविधान के बात की गई है। 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 21 साल था, उसके बाद 1989 में राजीव गांधी सरकार की जो गवर्नमेंट, राजीव गांधी जी की जो गवर्नमेंट थी, उसमें 1989 में 61वां संविधान संशोधन आता है। उसके तहत इस 21 वर्ष की एज को घटाकर कितना कर दिया जाता है? 18 वर्ष। यानी अब हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार कितना है? 18 वर्ष से ऊपर कोई भी बंदा हो जिसको जाति, लिंग, धर्म के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं किया जाता और उसे वोट करने का समान अधिकार प्राप्त है। इसको ही बोला जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। फिर से बता देता हूं, हमारे संविधान में अनुच्छेद 326 में यह बात की गई है, जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनको भारत में बिना किसी लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना वोट देने का अधिकार है। इसको ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बोला जाता है। ओरिजिनल संविधान में ये 21 साल थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन सन 1989 में राजीव गांधी सरकार की गवर्नमेंट में इसे घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये भी हमारा ठीक स्टेटमेंट है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये मैंने आपको बता ही दिया। डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से हमने लिए हैं, 36 से 51 आर्टिकल में ये मौजूद है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। सबसे छोटा लिखित संविधान नहीं है, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान दुनिया में माना जाता है। ठीक है, हमने कई सारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, उसके बाद हमने बनाया। और अगर आप देख सकते हैं इसमें 22 भाग, 12 अनुसूचियां, मूल संविधान में 8 थी, उसके बाद धीरे धीरे और शेड्यूल इसमें जोड़े गए। वर्तमान में 12 शेड्यूल हैं। मैं बता भी देता हूं, पहले 8 शेड्यूल थे, फिर नवा शेड्यूल आया आपका जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। प्रथम संविधान संशोधन से ये जोड़ा गया। फिर 73वें संविधान संशोधन से 70 माफ कीजिए, फिर 52वें संविधान संशोधन से 1985 में दल बदल कानून आपका लाया गया। इसके तहत आपका 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित था 1992 में जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन से सन 1992 में जोड़ी गई, जो नगर निकाय से संबंधित है। नगर निकाय, ठीक है। तो ये मैंने आपको चारों बता दिया। ओरिजिनल में 8 थी, नवा जो अनुसूची है वो पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई। 52वें संविधान संशोधन से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल कानून से संबंधित है, 1985 में लाया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके फैक्ट्स मैंने बता दिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अर्धसंघीय संरचना, ठीक है, क्वासी फेडरल बोला जाता है। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, देखिए प्रतिबद्ध नहीं है, हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ठीक है, इंडिपेंडेंट, आपने देखा होगा जुडिशरी हमारे यहाँ किसी भी विधायिका लेजिस्लेचर से ऐसी डायरेक्ट लिंक नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो ये आपका गलत है इसमें, ऑप्शन बी। शक्तियों का वितरण, डिवीजन ऑफ पावर्स हमारे यहाँ है, मैंने आपको बता दिया। 3 हमारे यहाँ सूचियां हैं जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और उस पर बनाने का अधिकार या तो केंद्र सरकार को है या राज्य सरकार को है। तो हमारे यहाँ शक्तियों का वितरण भी है, लिखित संविधान है और संविधान की सर्वोच्चता भी है, यानी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे यहाँ है। तो ऑप्शन बी इसमें आपका ठीक होगा। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो 13 दिसंबर को, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव रखा गया था। मैं बता देता हूं आपको इसके बारे में थोड़ा सा। 9 दिसंबर को 1946 को सबसे पहली हमारी बैठक होती है जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, अंशकालिक अध्यक्ष वो होते हैं, यानी पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होते। फिर 11 दिसंबर को आपकी बैठक होती है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, पूर्णकालिक आपका अध्यक्ष चुन लिया जाता है। फिर तीसरी बैठक होती है हमारी 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर को। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा जाता है और एक बार पूछ लिया था ये पास कब हुआ था, तो ये 22 जनवरी 1947 को पास किया गया था उद्देश्य का प्रस्ताव। ये भी हमें याद रखना है, 22 जनवरी 1947 को इसको पास कर दिया गया था। आगे चलते हैं। हाँ, BN राव इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता भी दिया था जब मैंने मॉक टेस्ट कराया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हमारे BN राव थे। डॉक्टर अंबेडकर जी क्यों फेमस है? क्योंकि ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी या प्रारूप समिति थी जिसमें टोटल 7 मेंबर थे, उसके चेयरपर्सन थे। महात्मा गांधी के बारे में एक प्रश्न मैंने पढ़ा था, वो भी याद रख लीजिए। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 में हुआ बेलगांव अधिवेशन। एक फैक्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आगे चलते हैं। भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ रूप कौन सा है? तो देखिए, अलग अलग जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं, ठीक है, या जो राजनीतिक थिंकर होते हैं, उन्होंने अलग अलग भारत के संविधान को बोला है। तो देखिए, इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तीनों मैं आपको बता देता हूं।
एक है आइवोर जेनिंग्स का, तीनों को पहले नाम बता देता हूं। आइवोर जेनिंग्स है, फिर है ग्रेनविल ऑस्टिन, फिर आपका है केसी वियर। ये तीन लोग हैं, इनके स्टेटमेंट बहुत पूछे जाते हैं, तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले केसी वियर का। केसी वियर सर जो है वो भारत के संविधान को क्या बोलते हैं? क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अर्ध संघीय, यानी पूरा संघीय नहीं है, हमारे यहाँ सेंट्रल जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरी बात करते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन सर की। तो जो ग्रेनविल ऑस्टिन है इसको क्या बोला जाता है? ये बोलते हैं इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी सहकारी संघवाद, जो आपसे इस प्रश्न में पूछा है। और इसको ही बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, सबसे अच्छी डेफिनेशन यही है। अगर आप देखेंगे तो सरकार भी बहुत ज्यादा इस पर बात करती है। पूरा नीति आयोग का जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो यही है कि राज्य और केंद्र मिलकर देश के या देश निर्माण में सहायता प्रदान करें। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद इसका सबसे अच्छा उत्तर होगा। बात करें अगर आइवोर जेनिंग्स की, आइवोर जेनिंग्स सर क्या स्टेटमेंट देते हैं? फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। आइवोर जेनिंग्स सर बोलते हैं कि हमारे यहाँ संघवाद तो है, लेकिन उसकी टेंडेंसी केंद्र की तरफ ज्यादा है, यानी केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं। तो ये तीन स्टेटमेंट आपसे लगातार पूछता रहता है, तीनों को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? मैंने ऊपर बता दिया, 9 दिसंबर 1946 को। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। फिर अगले अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पूर्णकालिक अध्यक्ष चुन लिया गया। भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो मैंने आपको बताया फेडरलिज्म हमने कहां से लिया है? संघवाद कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। और संघवाद में भी हमने क्या कहा है? जो केंद्र सरकार है वो ज्यादा स्ट्रांग है, यानी फेडरेशन विद अ स्ट्रांग सेंटर, पूरा यही प्रोविजन है। फिर बता देता हूं, फेडरेशन विद अ स्ट्रांग सेंटर यानी संघ, आपका संघ एक मजबूत केंद्र के साथ। और यूएसए वगैरह का मैंने आपको बता दिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हमने लिया है। क्या लिया है? समवर्ती सूची, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। और इन तीन सूचियों की बात संविधान के कौन सी अनुसूची में की गई है, कौन से शेड्यूल में की गई है? तो ये की गई है आपके 7वें शेड्यूल में। याद रखिएगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात हमारे संविधान के 7वें अनुसूची में की गई है। ठीक है। इसके अलावा देखिए एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ये भी हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग। ठीक है, आप मुझे कमेंट कर बताइएगा, अभी यूपीपीसीएस के पेपर में भी प्रश्न आया है, जॉइंट सिटिंग का जो प्रोविजन है संविधान के कौन से आर्टिकल में है? फिर बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में जॉइंट सिटिंग की या संयुक्त बैठक की बात की गई है? मैं इसका आपको लेकिन एक चीज बता देता हूं, जॉइंट सिटिंग जो होती है वो कौन बुलाता है? वो प्रेसिडेंट आपका आहूत करता है, यानी जो इसको कॉल करेगा वो प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन इसका जो चेयरपर्सन होता है, इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं लोकसभा का स्पीकर। मैं फिर बता रहा हूं, इसको जो बुलाता है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, इनको जो बुलाता है वो बुलाता है प्रेसिडेंट, या कॉल जो करता है इस मीटिंग को, और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं? लोकसभा के स्पीकर। एक चीज याद रखिएगा, केवल सामान्य बिल के केस में, ऑर्डिनरी बिल के केस में आपकी जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। मनी बिल या धन विधेयक, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या संविधान संशोधन बिल के केस में जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। फिर बता देता हूं, केवल जो जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है, उसको रखने का प्रावधान केवल सामान्य बिल के केस में है और किसी केस में नहीं है। धन विधेयक के केस में और संविधान संशोधन बिल के केस में जॉइंट सिटिंग आपकी नहीं बुलाई जा सकती। इसमें केंद्र सरकार के पास राज्यों से ज्यादा शक्तियां हैं, और जो संविधान संशोधन बिल होता है वो तो स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट भी नहीं कर सकती, उसका स्पेशल प्रिविलेज केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। नवा देखते हैं, मॉन्टफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था 1919 में ये आए थे, ये वाले रिफॉर्म, और इसमें केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। एक इससे और पूछता है, पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई थी, फिर बता रहा हूं, पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई थी वो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म सन 1919 में ही की गई थी। इसको भी आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर तो उसका वही था, डायआर्की यानी द्वैध शासन। यहां पर आप पढ़ सकते हैं, इस अधिनियम में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। द्वैध शासन का सिद्धांत लियोनेल कार्टेस्की नामक अंग्रेज की पुस्तक डायआर्की में प्रतिपादित किया गया था। तो अगर आपसे पूछे द्वैध शासन
का जो सिद्धांत है कौन सी बुक में है? डायआर्की। किसकी बुक है? लियोनेल कार्टेस की। अगला देखते हैं, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो जिस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं वर्तमान में 26 नवंबर 1949 को। और अंगीकृत कब किया गया, इसे कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। इस दिन क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। ठीक है, जिस दिन हमने अपनाया था, सॉरी जिस दिन एक दिन अपनाया था उस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है, जिस दिन लागू हुआ था उस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। नीचे आप इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। 26 नवंबर 1949 इसका सही उत्तर होगा। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष आपसे पूछ रहा है तो जवाहरलाल नेहरू जी कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। बाकी नीचे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है। गृह मामले, सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, रक्षा मंत्री श्री बलदेव सिंह जी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, श्रम मंत्री या लेबर मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम जी, और रेलवे और परिवहन मंत्री असफ अली जी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद कर लीजिएगा। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? बहुत रिपीटेड प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। जगजीवन राम जी क्यों फेमस है? हमने ऊपर पढ़ लिया, पहले लेबर मिनिस्टर। ठीक है, पहले लेबर मिनिस्टर यही थे। आगे चलते हैं। भारत का संविधान कितने शब्दों से बना है? उस साल ये प्रश्न आया था तो गलत था, ये हटा दिया गया था। टोटल जो है लगभग 1,17,369 इसमें है। ऑप्शन 1,20,000 के आसपास थोड़ा सा ही हो सकता था, लेकिन 1,17,000 ही शब्द इसमें है। भारत का संविधान लिखा गया था कितने? 2 साल 11 महीने 18 दिन में। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन, तो आपका 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम की अवधि में। ऑप्शन ए आपका ठीक होगा। भारत के संविधान को माना गया है तो क्या है? रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। मैंने आपको बताया था 3 जो पॉलिटिकल थिंकर्स के स्टेटमेंट है। देखिए, पूर्ण रूप से हमारा संविधान संघीय नहीं माना जाता। हमारे संविधान में क्या क्या है? इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद बोला जाता है, या अर्ध संघवाद बोला जाता है, या फिर मैंने आपको बताया था क्या? फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, यानी केंद्र सरकार की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर ठीक होगा। अगला, इसमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो लिखित संविधान है, बिल्कुल ठीक है। यह अनुमेय है, यानी इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य भी है, अर्थात कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ठीक है। जो केशवानंद भारती का केस आया था 1973 का, केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, अभी इनकी डेथ भी हो गई है शायद लास्ट ईयर। तो इसमें कोर्ट ने बोल दिया था कि संसद के पास संविधान के किसी भी भाग को बदलने का अधिकार तो है, लेकिन वो अधिकार उसी सीमा तक होगा जब तक वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या मूलभूत ढांचे को परिवर्तित ना करे। ठीक है, अधिकार पूरा है आपके पास बदलने का, लेकिन जो संविधान की मूल आत्मा है या मूल स्ट्रक्चर है उसको आप नहीं बदल सकते। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। यह एकल है क्योंकि केंद्र पे अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है, बिल्कुल ठीक है। इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, राज्य के पास तो ये शक्ति है ही नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या संविधान संशोधन कर सकता है वो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है, और उसकी शक्ति केवल और केवल केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार उसे शुरू भी नहीं कर सकती। इसके अलावा अगर बताऊं, जो संविधान संशोधन यानी अनुच्छेद 368 है, इसकी हमने जो इंस्पिरेशन ली है, प्रेरणा ली है, कौन से संविधान से ली है? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, संविधान को संशोधित करने की शक्ति हमने साउथ अफ्रीका से ली है। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज और बताई थी, संविधान संशोधन का जो बिल आता है उसके केस में जॉइंट सिटिंग या संयुक्त बैठक आपकी आहूत नहीं की जा सकती, वो केवल सामान्य बिल के केस में आती है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का प्रस्ताव दिया था? तो एम.एन. रॉय जी ने। ऑप्शन डी, ये भी बहुत बार आता है प्रश्न। 18वां देखते हैं, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। ये भी 2 से 3 बार आ गया है। सब कमेटी ऑन माइनॉरिटी अफेयर्स के अध्यक्ष थे आपके एच.सी. मुखर्जी जी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ठीक होगा। देखिए, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, ये सभी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जो प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, जिसमें टोटल 7 मेंबर थे। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? बहुत इंपॉर्टेंट देखिए प्रश्न है। तो इसमें 15 महिला सदस्य थी। उसमें राजकुमारी अमृत कौर जी थी, सरोजनी नायडू जी थी, इस तरह की कई सारी महिलाएं उसमें शामिल थी।
तो 15 महिलाएं शामिल थी। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। भले ही वो पार्ट टाइम थे। उसके बाद फुल टाइम अध्यक्ष किसको बनाया दिया गया था? इनको 9 दिसंबर वाली जो मीटिंग हुई थी 1946 में, उसमें अध्यक्ष चुना गया। फिर जो सेकंड मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बना दिया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन कौन है? मैंने ऊपर बता दिया, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। टोटल इसमें 7 मेंबर थे, नाम यहां पर आप पढ़ सकते हैं। मेंबर जरूर बार बार देखिए, मेंबर पर क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि यह सवाल पूछा जा चुका है। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का बहुत फेमस स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं दूसरा चैप्टर, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। हमारे संविधान का पहला भाग भी यही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो मेरे वाले पैट का जो शिफ्ट 2 थी उसमें यही सवाल आया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इसको अलग किया गया था। देखिए यहां पर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इस एक्ट के द्वारा पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया, पर यह कभी बन नहीं पाई। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई। देखिए इसको रट लीजिए आप, बहुत कंफ्यूज करता है। मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 का, जिसको आप मॉन्टेग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, उसमें प्रांतों के स्तर पर, ठीक है, फिर ध्यान से सुनिएगा, उसमें प्रांतों के स्तर पर द्वैध शासन की बात की गई थी। लेकिन इस वाले एक्ट ने क्या किया? 1935 के अधिनियम ने, इसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया और इसने क्या लाया? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इसने जो प्रोविंसेस थे, प्रांत थे, उनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी और केंद्र सरकार में द्वैध शासन ले आए। राज्यों में खत्म किया गया और केंद्र में ले आए थे 1935 के एक्ट से। अगर आपसे पूछे प्रांतों में द्वैध शासन कौन लाया था, तो 1919 का मॉन्टेग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। संघीय न्यायालय की स्थापना इसमें की गई थी 1935 में। इस अधिनियम के तहत 3 विषयों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहला संघ सूची, फिर राज्य सूची और इसके अलावा समवर्ती सूची। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं था तथा दासता का अधिकार पत्र कहा था। यह स्टेटमेंट भी आपसे पूछता रहता है कि अ ट्रेन विदाउट इंजन बट ऑल ब्रेक्स, इसको बोला उन्होंने। मतलब इस ट्रेन में इंजन तो केवल है ही नहीं, इंजन है ही नहीं, केवल ब्रेक्स ही ब्रेक्स हैं, यानी आगे नहीं बढ़ेगा, केवल रुका ही रहेगा। इस तरीके का इन्होंने हमें ये एक्ट दिया है। ये जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? यानी इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, सवाल ये ऐसे भी पूछता है कि हमारे संविधान में भारत को कैसे दर्शाया गया है, तो हमारे संविधान में भारत को दर्शाया गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों का एक संघ है। तो अनुच्छेद 1 में हमारी ये बात की गई है। ठीक है, अब बाकी देखिए, लेकिन इसमें 2, 3, 4 स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सब मैं समझा देता हूं। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। सबसे पहले अगर आपको कोई नया स्टेट बनाना है या उसकी स्थापना करनी है तो अनुच्छेद 2 में आपको अनुच्छेद 2 के तहत जो प्रक्रिया है वो अपनानी पड़ेगी। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं या नामों में परिवर्तन। पहली बात देखिए, अगर आपको नए राज्य का निर्माण करना है तो उसमें स्टेट्स को कोई अधिकार ज्यादा नहीं है। केंद्र सरकार जब चाहे एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। हाँ, राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को संबंधित राज्य के पटल पर रखते हैं, लेकिन उसमें एक स्टिपुलेटेड टाइम उन्हें दिया जाता है। अगर उसमें वो कुछ चेंजेस करने की बात करते हैं तो वो केंद्र सरकार को बता दिया जाता है। अदरवाइज केंद्र सरकार ने जो रेजोल्यूशन बनाया है उसको पास कर दिया जाता है। तो राज्यों के पास इसमें बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 4 की बात करें, पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां, इसकी बात अनुच्छेद 4 में की गई है। तो ठीक है, 2 और 3 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, 1, 2 और 3, चौथा तो इतना नहीं पूछता, लेकिन 1, 2, 3 आपका लगातार पूछता रहता है। भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें मौजूद थी? तो लगभग 565 रियासतें मौजूद थी। इनमें से 562 को वल्लभ भाई पटेल जी के एफर्ट्स द्वारा, इसलिए इनको लौह पुरुष भी बोला जाता है भारत का, लौह पुरुष। ठीक है, इसके अलावा बात करें, देखिए मैं आपको बताऊं, इनको भारत का बिस्मार्क भी बोला जाता है, बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क कौन थे? बिस्मार्क बेसिकली जिन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था।
तो जैसे जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था, ऐसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया था। 565 अलग अलग रियासतों में से 562 को मिला लिया गया था। केवल 3 बाद में बच गई थी, एक थी जूनागढ़, एक था J&K जम्मू एंड कश्मीर, और एक आपका था हैदराबाद। तो हैदराबाद को तो आप सभी ने सुना होगा, सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में मिला लिया गया था। जम्मू कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था जवाहरलाल नेहरू जी के साथ, तब इसको मिला लिया गया था। जूनागढ़ में आपका जनमत संग्रह कराया गया था और उसके बाद वो भी भारत में इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मिल गया था। ठीक है, यहां पर आप पढ़ सकते हैं हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को छोड़कर बाकी सब मिल गए थे। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? संघ राज्य यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। आगे चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना की गई थी। वर्तमान में भारत में कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बनाया गया? 1956 में फजल अली के नेतृत्व में। फजल अली। और सबसे पहले भाषाई आधार पर कौन सा राज्य बना है? आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? काफी इंपॉर्टेंट है। तो त्रिपुरा को सन 1972 में भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, उससे हम प्रभावित थे, ठीक है। रूस में समाजवादी क्रांति, हमारे यहाँ जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है वो हमने रूस की सामाजिक क्रांति से ही लिया है। अमेरिका में अधिकारों का विधेयक, बिल ऑफ राइट्स, जो मैंने आपको बताया, जो हमारे संविधान में किस नाम से जाने जाते हैं? फंडामेंटल राइट्स के नाम से। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो 1750 के दशक में बेसिकली आपके ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, उसका भारतीय संविधान के ऊपर ऐसा कोई प्रभाव सीधा नहीं है। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं सारे सारे हमने क्या लिया है, कहां से। देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 368, वो साउथ अफ्रीका से हमने लिया है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान एवं समाजवादी व्यवस्था। अब बात करते हैं तीसरे भाग की, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, जिसमें सबसे पहला क्या है? प्रीएम्बल। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहां से लिए गए हैं? तो आपका लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि 1789 में हुई थी तब से लिए हैं। तो कहां है आपका? फ्रांसीसी संविधान, ऑप्शन ए से। आगे चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो भारत के प्रस्तावना की को आपका आमुख कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या सुरक्षित करना है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अगर बात करें तो इसमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित करना प्रियम्बल का मुख्य कार्य माना जाता है। इसको देखिए, बोला जाता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो हमारे संविधान के निर्माता थे, उन्होंने पूरा एक तरह से जो उनकी फिलॉसफी थी पूरे संविधान को बनाने के पीछे, जो उनका एक मूल सिद्धांत था, उसको आपकी प्रस्तावना दर्शाती है। आपने पढ़ा भी होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस तरीके से हम भारत के लोग। तो हमारा संविधान जो पावर ड्रॉ करता है वो भारत के लोगों से करता है। आगे देखते हैं। वर्ग 1 और वर्ग 2 को हमें मिलाना है। प्रभुत्व संपन्न, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और भाईचारा। तो अगर बात करें प्रभुत्व संपन्न की, लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है, यानी हम किसी और कंट्री पर डिपेंड नहीं है। हम अपना जो सोवरेन कंट्री है, यानी हम किसी और का इंटरफेरेंस अपने यहाँ बर्दाश्त नहीं करते, स्पेशली हमारे इंटरनल मैटर्स में। तो आपका ऑप्शन ए का क्या हो गया? पहले का बी। बात करते हैं प्रजातांत्रिक। तो प्रजातांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक, या सभी लोगों को समान अधिकार है, लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, यानी अगर कोई धर्म हो, आपका कोई जाति हो, आप चुनाव लड़ सकते हैं, किसी भी पद तक जा सकते हैं, आपको केवल भारत का नागरिक होना चाहिए। बात करते हैं भाईचारे की। तो भाईचारे की क्या बात है? सभी लोगों को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष मतलब हमारे यहाँ कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, राज्य का कोई भी घोषित हमारे यहाँ धर्म नहीं है। सर्वधर्म संभाव की बात हमारे यहाँ की जाती है, यानी नागरिकों को किसी भी धर्म या को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। तो इसका क्या आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ठीक होगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान अपने नागरिकों की समानता का वचन देता है। तो किस तरीके की समानता? हमारे यहाँ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 है, जो
समानता के अधिकारों की बात करता है 14 से लेकर 18 तक। इसमें समानता की बात की गई है, तो इसमें कौन कौन सा है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी हैसियत और अवसर की समानता। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर ठीक होगा। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो संविधान की आत्मा किसको बोला जाता है? प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना जाता है। आगे चलते हैं। अगला, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भारत संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? अनुच्छेद 19 की बात कर रहा है, तो अनुच्छेद आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें बताई गई है। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये इसमें दिया गया है। देखिए, पहला 14 से 18 वाले में क्या है? समानता का अधिकार। 19 से 22 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 23-24 हमारे यहाँ क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमें दिए गए हैं। ठीक है, बात करें 25 से 28 की, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। और 29-30 जिनको माइनॉरिटी राइट्स भी बोला जाता है या अल्पसंख्यकों के अधिकार भी बोला जाता है, तो उसमें आपके शिक्षा संबंधी जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है वो अपने शिक्षा संस्थानों को कैसे मैनेज कर सकते हैं उसकी बात इसमें की जाती है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 32, जिसको क्या बोला जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको बोला जाता है अनुच्छेद 32 को। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट्स जारी कर सकता है। यही अधिकार हाई कोर्ट्स को भी है। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 तरह की रिट्स जारी कर सकता है। तो इसका ऑप्शन बी यहां पर आपका ठीक होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण इससे संबंधित है? तो मैंने आपको बताया 29 और 30 को बोला जाता है माइनॉरिटी राइट्स। तो इसमें जो अनुच्छेद 29 है, ठीक है, ये आपके अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। यहां पर आप पढ़ सकते हैं अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में क्या बात की गई है? शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, दो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछता रहता है, इसलिए याद करके जाइएगा। 26-27 आप पढ़ सकते हैं। के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। मैंने आपको ऊपर बता दिया। अनुच्छेद 32 के तहत कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 226 के तहत कौन कर सकता है? उच्च न्यायालय। और यहां पर ध्यान देने योग्य बात क्या है? जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, उसकी जो मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है वो हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा है। ठीक है, अगर स्टेटमेंट आए कि किसका जुरिस्डिक्शन ज्यादा बड़ा है रिट्स को लागू करने के मामले में या मौलिक अधिकारों के हनन को दूर करने के लिए, तो उच्च न्यायालयों का जुरिस्डिक्शन ज्यादा बड़ा है सर्वोच्च न्यायालय से। आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तब आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय 226 अनुच्छेद के तहत करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें हमारे दोनों कोर्ट्स करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो मैंने बताया अनुच्छेद 32, उसमें 5 तरह की रिट्स की बात की जाती है। हेबियस कॉर्पस है, मैंडामस है, प्रोहिबिशन है, सर्टियोररी है और क्वो वारंटो, ये 5 तरह की रिट्स उसमें होती हैं। तो उसमें आपके मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का क्या स्रोत है? तो मौलिक अधिकार कहां से लिए हैं हमने? मैंने बताया था बिल ऑफ राइट्स, यूएसए, ऑप्शन ए। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है किससे? तो अनुच्छेद 21A, आर्टिकल 21A, 86वें संविधान संशोधन से 2002 में जोड़ा गया है अनुच्छेद 21A, यानी ऑप्शन ए। और इसके तहत ही फंडामेंटल ड्यूटी भी एक जोड़ी गई है हमारी। पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, अब हमारी कितनी मौलिक कर्तव्य हैं? 11, जो संविधान के अनुच्छेद 4 का में है। और आर्टिकल कौन सा है? 51A। आगे चलते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? तो आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक होगा। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो अनुच्छेद कौन सा था? प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यानी आर्टिकल 29 की यहां पर बात कर रहा है। आर्टिकल 29 किसमें आता है? आपके शिक्षा का अधिकार में नहीं आएगा। शोषण का अधिकार तो 23-24 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में है। तो क्या बचता है आपका? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? तो इसमें देखते हैं। बिहार से कुछ श्रमिक आजीविका हेतु महाराष्ट्र जाते हैं, ठीक है,
क्रिश्चियन मिशन मिशनरी स्कूलों की एक श्रृंखला या चैन स्थापित करते हैं, ये भी ठीक है, सबको अधिकार है। माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। तो देखिए राइट टू प्रॉपर्टी, मैं आपको बताऊं, राइट टू प्रॉपर्टी जो था या संपत्ति का अधिकार था वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में या मूल संविधान में तो फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन से सन 1978 में इसको हटा दिया गया है हमारे संविधान में से। अब ये अनुच्छेद 300A के तहत इसको लीगल एक राइट दिया गया है, ये विधिक अधिकार है। यानी अगर आपके कोई इसका हनन होता है, आपको प्रॉपर्टी में क्लेम करना है तो आपको लीगल तरीका अपनाना पड़ेगा, ये फंडामेंटल राइट अब नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये तो मेरा मौलिक अधिकार है प्रॉपर्टी को एक्वायर करना, ठीक है। तो 44वें संविधान संशोधन सन 1978 से इसको हटा दिया गया है। सरकारी संस्थाओं में समान पदों पर काम करने वाली महिलाओं और पुरुषों के समान वेतन, यानी आपका इक्वल वेजेस जिसमें बात की गई है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी इसमें गलत है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो किसको सौंपा है? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन ए इसमें ठीक है। देखिए आप यहां पर पढ़ भी सकते हैं, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया है। वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। अभी अनुच्छेद 300A में है, यह भी याद रखिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो ये मौलिक अधिकार के तहत आता है, अनुच्छेद 32 में इसकी बात की गई है। 5 तरह की रिट्स देखिए आती हैं, ये नंबर भी याद रखिएगा 5, ये भी पूछा जा चुका है कितने प्रकार की रिट्स इसमें आती हैं। 49वां देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 के बीच में आता है, तो अनुच्छेद 14 आपका इससे संबंधित है। 17वां किससे संबंधित है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये भी बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 26, 25 से 28 किसके लिए था? धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है, रिलीजियस राइट्स वगैरह 25 से 28। निम्नलिखित में कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना। तो इसमें ये सभी, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक होगा। टोटल कितने हैं मैंने आपको बताया था, हाँ इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये 42वें संविधान संशोधन से सन 1976 में जोड़े गए। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 10 थे, अब वर्तमान में इनकी संख्या 11 हो गई है। 11वां कब जोड़ा गया? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से सन 2002 में इसको जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर ये लागू किए गए थे। भाग 4 का, ठीक है, भाग 4 का के अंतर्गत आते हैं। और अनुच्छेद कौन सा है? 51A। निम्नलिखित में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लिखित किया गया है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है अनुच्छेद 4 का। टोटल कितने हैं? 11। ओरिजिनल में कितने थे? 10। भाग 4 किससे संबंधित है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 3 फंडामेंटल राइट्स। अनुसूची 4 का आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। सॉरी माफ कीजिए, पहला नहीं था, माफ कीजिए। इसमें देखते हैं, देखिए यहां पर कुछ गड़बड़ है, ठीक है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, शायद ये ऑप्शन 1 जो है ये भाग 2 होगा। अनुसूची 4 का शेड्यूल की बात कर रहा है। देखिए 4 का कोई अनुसूची नहीं होती, ठीक है, 4 का कोई अनुसूची है ही नहीं। भाग 4 का आपका पार्ट 4 है, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए। भाग 2 आपका नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 5 से 11 उसमें बात की जाती है। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। भाग 4 का 36 से 51 तक। और मौलिक कर्तव्य 51A। आगे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन की बात कर रहा है, उस समय कितने थे? मात्र 10। 11 मत लगा दीजिएगा, 11 2002 में जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन से। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 11। निम्नलिखित में कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो स्वर्ण सिंह समिति ने। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में ये हमारे संविधान में डाले गए हैं। निम्नलिखित में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था?
स्वर्ण सिंह समिति। बलवंत राय मेहता किससे संबंधित है? पंचायती राज से। बाकी नीचे देखिए पढ़ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। अय्यनगढ़ समिति केंद्रीय संगठन के पुनर्गठन से तथा ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, इंदिरा गांधी हत्याकांड से ठक्कर आयोग। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? लोकसभा चुनाव में वोट डालना। तो लोकसभा चुनाव में वोट डालना कोई आपका ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं। टोटल 11 है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में किसके द्वारा शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं, डीपीएसपी की। डीपीएसपी निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? आयरलैंड से। ज्यादा कोई समय इसमें बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बाकी नीचे पढ़ लेते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से। डीपीएसपी आयरलैंड से। प्रस्तावना और मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। आपातकाल के प्रोविजन जर्मनी से। मौलिक कर्तव्य रूस से। वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए। कौन से आदर्श हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये वो आदर्श है जिनको राज्यों को या स्टेट्स को ध्यान रखना चाहिए जब वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर रहे होते हैं। देखिए ये लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है, आप कोर्ट नहीं जा सकते। अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हनन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट्स के केस में आप जा सकते हैं, लेकिन ये एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। कोर्ट ने अलग अलग कोर्ट के आदेशों में ये बात कही गई है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसको राज्य को थोड़ा कंसीडर करना चाहिए जब भी वो कोई नई पॉलिसी बना रहे होते हैं। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा जोड़ा गया? कौन सा डीपीएसपी या नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? अगर आप देखेंगे तो प्रोहिबिशन एंड कंजम्पशन ऑफ, ये तो गांधी जी ने पहले ही बता दिया था, ये पुराना है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर ठीक है। ठीक है, अगर आप देखेंगे 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 39A, 43A और 48A। ठीक है, 48A तो आपका पर्यावरण से संबंधित है, ये मैंने जब बंदरगाह की तैयारी कराई थी तब बताया था, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 48A। 43 आपका क्या है? उद्योग एवं अन्य उपक्रमों में कर्मकारों की भागीदारी, यानी पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। 43A। बात करें 39A की, तो 39A में जो आपसे सवाल पूछा है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी समान न्याय एवं निशुल्क विविध सहायता आपकी है, इसमें ही बात की जाती है। तो ये हमारे 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। इन तीनों को आप जरूर याद रखिएगा, 3 बहुत पूछे जाते हैं। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय यानी इकोनॉमिक जस्टिस प्रदान करता है? तो क्या करता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इकोनॉमिक जस्टिस की बात इसमें की गई। अगर आप अनुच्छेद 38 इसका पढ़ेंगे, देखिए अनुच्छेद 38 हाँ दिया है। अनुच्छेद 38 में राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाएं तथा अवसरों की समानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो इकोनॉमिक जस्टिस की बात इसमें की जाती है। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में क्या मदद करता है? तो आप देखेंगे महिलाओं को शिक्षित करना, महिलाओं को घरेलू काम का अवसर देना, महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं, या महिलाओं का अन्य महिलाओं के साथ काम करना। तो देखिए शिक्षा से बड़ा कोई भी अस्त्र नहीं है। शिक्षित अगर आप किसी महिला को करेंगे तो वो अपने आप ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी या स्वावलंबी बन जाएगी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक होगा। 64वां, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक भाग के रूप में उल्लिखित है? तो बात कर रहा है आपका अनुच्छेद 51 की। अनुच्छेद 51 में बात की जाती है प्रमोशनल ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो हमारा ये डीपीएसपी है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, अनुच्छेद 36 से 51 तक, ये आप सभी को पता ही है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, वह एकमात्र राज्य जहां समान सिविल कोड का प्रावधान है, यानी यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है। अनुच्छेद 44 में हमारे संविधान के इसके बात की गई है, ये भी डीपीएसपी का ही हिस्सा है। और गोवा एकमात्र राज्य है जहां पर यह लागू है। अब बात करते हैं पार्लियामेंट की। इससे भी देखिए बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, स्पेशली पीसीएस में और यूपीएससी में, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है उनका। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लेजिस्लेचर के प्रति या विधानमंडल के प्रति। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? बात कर रहे हैं स्थगित करने की, तो देखिए स्थगित करने की शक्ति आपके लोकसभा के स्पीकर के पास होती है, जो सत्रावसान करता है, यानी जो सेशन
आपका मान लीजिए मॉनसून बजट सेशन चल रहा है, इसका जो अंत करता है वो प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति करते हैं, और जो पहला सदस्य आपका सेशन होता है उसकी अध्यक्षता भी सॉरी उसकी जो कॉल करते हैं वो भी राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन एडजॉर्नमेंट करने का जो अधिकार है वो लोकसभा के अध्यक्ष को है, ना कि राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का क्या कार्य है, तो 245 से 255 का जो है वो सेंट्रल स्टेट रिलेशन लेजिस्लेचर के फॉर्म में जो है या इनके जो बीच में विधायी संबंध है उसकी बात करता है। तो इसमें क्या है आपका कानून बनाना, इनका काम क्या है, लेजिस्लेचर का कानून बनाना। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है, तो पार्लियामेंट कानून बनाकर ऐसा कर सकती है, यानी संसद। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित कर स्थापित किया गया है, तो वैधानिक निगम। वैधानिक निगम आपका कानून पारित कर स्थापित किया गया है। यह भी पैट का ही प्रश्न था। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो लोकसभा में आप 25 साल में पद धारण कर सकते हैं। राज्यसभा में 30 साल उम्र है। एक बार पूछ लिया था राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम उम्र कितनी है, 35 वर्ष। यह राज्यपाल के लिए उम्र है। लोकसभा का मेंबर 25 वर्ष, राज्यसभा का 30 वर्ष और 35 साल आपका राज्यपाल बनने के लिए। भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी कौन है, तो पहला विधि अधिकारी कौन होता है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। अनुच्छेद 76 में हमारे संविधान की इसकी बात की गई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है। इसका कार्यकाल संविधान द्वारा तय नहीं किया गया है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो यानी कोई भी टेन्योर नहीं है, अगर केंद्र सरकार चाहे तो उसको किसी भी समय हटा सकती है। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्रदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 साल। ऊपर मैं बताना भूल गया, आपका इस समय वर्तमान में कौन है, आपके अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी। पहले कौन थे सबसे फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, MC सेतलवाद। ठीक है, MC सेतलवाद सबसे पहले आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है, तो राष्ट्रपति को पद की शपथ आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो उस केस में कौन दिलाता है, उस केस में जो सीनियर मोस्ट जज होता है आपका सुप्रीम कोर्ट का, सीनियर मोस्ट जज, वो इनको शपथ दिलाते हैं। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार है, तो कास्टिंग वोट एक डाला जाता है, किसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा। देखिए सामान्य परिस्थितियों में ये वोट नहीं करता, लेकिन अनुच्छेद 100 क्लॉज 1 के तहत ये बात की गई है कि स्पीकर के पास टाई की स्थिति में वोट डालने का अधिकार है। इसको टाई वोट कास्टिंग वोट बोला जाता है। इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कभी भी कार्यवाहक राष्ट्रपति आपके नहीं रहे। ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और 1967 से 1969 तक ये राष्ट्रपति रहे भारत के। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन बी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा यानी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी अपना शीर्षक भाषण कहां से दिया था, तो ये संसद यानी संविधान सभा में दिया गया था। ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड एरिया के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है, तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास ही शक्ति है कि वो किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, 12 सदस्यों को। ऑप्शन सी। कौन से आर्टिकल में बात की गई है, 80A। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसको है, तो मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार राष्ट्रपति को है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर्स की बात की गई है। पार्डनिंग पावर्स यानी इसकी जो क्षमा करने की शक्ति है उसकी बात की गई है, पार्डनिंग पावर। नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, देखिए ऐसे याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नीलम संजीव रेड्डी जी काफी फेमस है क्योंकि ये भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो अनअपोज्ड बने थे यानी सर्वसम्मति से, और ये भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, यहां पर आप पढ़ सकते हैं पूरा नीचे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा
चरित्र को बदले बिना सजा को कम करना, अनुच्छेद 72, वही जिसमें क्षमादान की बात है, इसको क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है रेमिशन। रेमिशन यानी आपका क्षमादान, ऑप्शन सी। इसमें देखिए आपके सजा की चरित्र को नहीं बदला जाएगा। मान लीजिए आपको 10 साल का सश्रम कारावास दिया गया है, तो 10 साल के सश्रम कारावास को 8 साल में बदल देना, इसकी बात इसमें की जाती है। श्री रामनाथ कोविंद के कौन से राष्ट्रपति हैं भारत के? तो ये भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। अब 15वीं राष्ट्रपति कौन है? महिला राष्ट्रपति हैं। हमारी दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं अभी तक की केवल ये द्रौपदी मुर्मू जी, और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के किस राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? 14वें। अब द्रौपदी मुर्मू जी से पूछे तो 15वीं राष्ट्रपति है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसके महाभियोग की प्रक्रिया भी पूछ लेता है कि महाभियोग की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग चलाने की बात की जाती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभी सदस्य उपयुक्त में से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय मत यानी रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम जो होता है हमारा, उसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से गुप्त द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है? तो कौन कौन इसमें चुना जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभी सदस्य के रूप में। तो ये प्रोविजन केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए है, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। ऑप्शन ए इसमें ठीक होगा। इसमें देखिए क्या होगा, आपको मान लीजिए 2 कैंडिडेट उतरे हैं, तो आपको ऑर्डर देना पड़ता है कि कौन से नंबर के कैंडिडेट को आप वोट दे रहे हैं, तो प्रेफरेंस चलता है इसमें। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो मैंने आपको जो बताया था, नीलम संजीव रेड्डी जी, ये भारत के 6th प्रेसिडेंट थे। इसीलिए प्रश्न पूछा गया था आपसे, क्योंकि ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? तो कौन है? वीवी गिरी जी। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। हमने ऊपर बात करी, अनुच्छेद 56 क्लॉज 2 में यह बात की जाती है। 61 में देखिए मैंने आपसे बताया था, 61 के अनुसार संविधान के उल्लंघन की स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग भी चलाया जा सकता है। भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया था? देखिए तीसरी बार ये प्रश्न हम देख रहे हैं। एन संजीव रेड्डी 6th प्रेसिडेंट थे। फिर बता रहा हूं, याद रखिए, क्योंकि फैक्चुअल प्रश्न बहुत आते हैं ऐसे एग्जाम्स में। कार्यकाल कब तक का था? 1977 से 1982 का। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राज्यसभा के पास। क्यों? क्योंकि देखिए उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, ठीक है। एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन इसको बोला जाता है, अर्थात कोई चेयरपर्सन का चुनाव नहीं होता। जो भी उपराष्ट्रपति के पद पर बैठेगा, मान लीजिए इस समय जगदीप धनखड़ जी हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके राज्यसभा के चेयरपर्सन बन जाएंगे। इसको बोला जाता है एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? बात कर रहा है उपराष्ट्रपति, ढंग से पढ़िएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 66, ऑप्शन सी। और देखिए प्रेसिडेंट हमारे यहां अभी 15वें बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, और जगदीप धनखड़ जी हमारे 14वें उपराष्ट्रपति हैं। उन्होंने किसको रिप्लेस किया? श्रीमान वेंकैया नायडू जी को। आप यहां पर पढ़ सकते हैं, अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही इनका चुनाव कराता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो सबको पता ही है। उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 12। और कौन मनोनीत करता है? प्रेसिडेंट। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 83(1) में यह बात की गई है कि हर 3 साल में, हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। 6 साल का इनका कार्यकाल होता है, 6 ईयर्स का, और हर 3 साल में, हर 2 साल में 1/3 मेंबर इसके रिटायर हो जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3। राज्यसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है, और अनुच्छेद 83 के तहत यह बात कही जाती है कि 1/3 मेंबर इसके रिटायर हो जाएंगे। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति जी।
राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकसभा के लिए 25 थी, राज्यसभा के लिए 30 साल है, गवर्नर के लिए आपका 35 साल है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 30 वर्ष। यथा 2000 अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? उस समय एम वेंकैया नायडू जी थे। अगर अब आपसे बात करें तो कौन है? जगदीप धनखड़। ये भारत के 14वें वाइस प्रेसिडेंट है। कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? वह संघ और संवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाता है। यह धन विधेयक और गैर धन विधेयक पेश और लागू कर सकता है। यह कराधान, बजट और वार्षिक वित्तीय विवरणों के लिए प्रस्तावों को मंजूरी देता है। यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव करता है। ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे मनी बिल जितने भी धन विधेयक होते हैं उसमें राज्यसभा के पास कोई बहुत ज्यादा पावर नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो प्रथम लोकसभा आपकी 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी। ये भी प्रश्न अच्छा है, देखिए डेट्स वगैरह बहुत पूछता है ऐसे एग्जाम्स में। तो 13 मई 1952 को। ये भी बहुत अच्छा फैक्ट है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलांकर जी, यानी गणेश वासुदेव मावलांकर जी। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी। और लोकसभा की पहली महिला स्पीकर का नाम क्या था? सुमित्रा महाजन कह रहा हूं, मीरा कुमार जी। मीरा कुमार ये हमारी पहली महिला अध्यक्ष थी। लोकसभा सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा के लिए 25। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? संसद विधायी यानी कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है, धन बिल और बजटीय कार्य। इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। संसद में संविधान यानी संशोधन शक्ति में परिवर्तनों पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है। संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। देखिए ये कोई कार्य इसका नहीं है। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो शून्यकाल की अवधि आपकी 12 से 1 बजे तक होती है। ठीक है, 12 से 1 बजे तक, तो यानी 1 घंटे की आपकी क्वेश्चन आवर की अवधि, जीरो आवर की अवधि होती है। शून्यकाल का क्या अर्थ है? शून्यकाल का देखिए बेसिकली अर्थ होता है जब आपके पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है जिसको संसद के पटल पर रखना होता है, तब आपका ये शून्य आवर का यूज किया जाता है। तो जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए तो 12 से 1 बजे तक ये होता है। और ये भारत की ही देन है, ठीक है, इंडिया का इनोवेशन है ये। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो 1 मंथ। अब देखिए निजी विधेयक आपका क्या होता है? ऐसा विधेयक जो संसद के पटल पर किसी नॉन मिनिस्टर के द्वारा रखा जाता है, यानी जो गैर मंत्री के द्वारा संसद के पटल पर अगर कोई विधेयक लाया जाएगा तो उसको प्राइवेट मेंबर्स बिल बोला जाता है या निजी विधेयक बोला जाता है। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कितने हैं? 543 हमारे यहाँ लोकसभा सीट्स हैं। सबसे ज्यादा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में 80। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत या संख्या क्या है? वैसे तो हमारे संविधान में कितने मेंबर हो सकते हैं? 552। मैक्सिमम जो संख्या है वो 552 ही है। अगला देखते हैं, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो टोटल कितनी सीट्स आपकी रिजर्व है एससी प्लस एसटी के लिए? 131। देखिए इसमें 84 सीट्स आपकी आती है एससी की और 47 सीट्स हैं आपकी एसटी की वर्तमान में। अब दोबारा डिलिमिटेशन होगा तब चेंज होंगी। अभी फिलहाल 84 सीट्स हैं आपकी एससी की, 47 सीट है एसटी की। कितनी हो गई? 131 सीट्स टोटल। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का है। राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष का है। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलांकर जी। कब हुई थी स्थापना पहली लोकसभा की? 13 मई 1952। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी।
भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो सबसे लंबा किसका पीरियड रहा है? श्री बलराम जाखड़ जी का। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? 80, जो भारत में मैक्सिमम है। संसद में गुजरात राज्य को कितनी सीटें आवंटित हैं? तो गुजरात राज्य को टोटल, देखिए आपसे संसद पूछा है, संसद में क्या आता है आपका? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो लोकसभा में गुजरात की 26 सीट्स हैं, राज्यसभा में 11 हैं, तो करेक्ट आंसर आपका 37 होना चाहिए था, लेकिन इसमें कहीं भी 37 नहीं दिया। अगर केवल लोकसभा पूछता तो आपका 26 आंसर सही होता। आगे, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो 50। अगर आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है तो कम से कम आपको 50 जो एमपीज हैं उसका समर्थन चाहिए होगा। ऑप्शन डी हमारा ठीक है। संसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? तो सांसद निधि की वर्तमान राशि है 5 करोड़ रुपए। इसको एमपीएलएडीएस बोला जाता है, एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। अब बात करते हैं संघीय कार्यपालिका यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव की। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता? संघ कार्यकारिणी की बात कर रहा है, इसमें से कौन शामिल नहीं है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होते। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा एक बहुमुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? तो आपका कार्यपालिका की विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। यही देखिए सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। जो आपका लेजिस्लेचर जो एग्जीक्यूटिव होती है वो किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है? आपके विधायिका के प्रति। कौन से अनुच्छेद में बात की गई है? आपका 75 अनुच्छेद 3 में। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? उप प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री कौन नहीं रहे हैं? तो वीपी सिंह जी कभी भी हमारे उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो आपके 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। कौन से संविधान संशोधन से बात की जाती है? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। 2003 में बताया गया था कि आपके जो मिनिस्टर होंगे वो 15% से ज्यादा टोटल लोकसभा की सीट्स के नहीं होंगे। और यहां पर एक चीज आप और पढ़ सकते हैं, किंतु जहां सदन की संख्या 40 या उससे कम है वहां पर अधिकतम मंत्रिपरिषदों की संख्या 12 होगी। इसी संविधान संशोधन द्वारा दल बदल की व्यवस्था को और कड़ा किया गया है। अब केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता दी गई है। संविधान सीईसी और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या इस वर्ष की आयु तक। तो कौन से वर्ष की आयु तक? आपके 65 वर्ष की आयु तक। किसकी बात कर रहा है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की। इलेक्शन कमीशन की बात कौन से आर्टिकल में होती है? अनुच्छेद 324 में। संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो संसद के खर्च नियंत्रक और महालेखा परिषद के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन सा अनुच्छेद में बात की जाती है इसकी? 148 में। कैग की बात संविधान की 148 में की गई है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई। कौन से अनुच्छेद में बात की जाती है? 76 में। कोई टेन्योर इसका निर्धारित नहीं होता, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद यह धारण करता है। इसको कभी भी हटाया जा सकता है केंद्र सरकार की सलाह पर। वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमणी। सबसे पहले कौन थे? एमसी सेतलवाद। अगला देखते हैं, भारत सरकार द्वारा मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका अनुच्छेद भी याद करके जाइएगा, बहुत पूछता है इसका और कैग का। ये तो रट लीजिए, कैग का है 148। ये बहुत पूछे जाते हैं दोनों। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सीवीसी, अपने पद पर बना रह सकता है कब तक? या तो 4 साल तक या 65 साल तक। ऑप्शन डी इसमें ठीक है। इलेक्शन कमीशन कब तक बना रह सकता है? इलेक्शन कमिश्नर 6 साल या 65 साल के लिए। तो दोनों में यह अंतर है, याद रखिएगा। उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। तो वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। ऑप्शन बी। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने की अवधि लगभग कितने दिन थी? तो पहली बार जब वो बने थे तो 2 हफ्तों के लिए प्रधानमंत्री रहे थे। ऑप्शन बी।
राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद देखते हैं। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात कर रहा है। देखिए हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में फर्क होता है। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है आपका, गवर्नर, और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है आपका, हेड ऑफ गवर्नमेंट ये होता है आपका सीएम यानी चीफ मिनिस्टर। तो इसमें आंसर क्या होगा, हेड ऑफ स्टेट पूछ रहा है, संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में है, 155 में। इसको भी याद कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है। और एक बहुत अच्छा सवाल पूछता है कि राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से आर्टिकल में है, 213 में। और प्रेसिडेंट के अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है, तो कौन से राज्य में है, कर्नाटक में विधान परिषद है। वर्तमान में कहां कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये मौजूद है। इसके अतिरिक्त असम, उड़ीसा के भारत की संसद ने अपने स्वयं के विधान परिषद बनाने की स्वीकृति भी दे दी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है, तो विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को भी ये शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 161 की बात देखिए की है तो राज्यपाल आंसर होगा। अगर नॉर्मली पूछता तो राष्ट्रपति को कौन से आर्टिकल में है, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है। लेकिन गवर्नर के साथ एक चीज है, देखिए मृत्युदंड या कोर्ट मार्शल, इसमें राज्यपाल के पास कोई अधिकार नहीं है। मृत्युदंड की बात करें और कोर्ट मार्शल की बात करें तो उसमें जो अधिकार है वो केवल राष्ट्रपति के पास है। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, तो राष्ट्रपति के खिलाफ है, मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ है, उपराष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल। तो इसमें से किसके खिलाफ नहीं है, ये आपसे सवाल में पूछा है। तो राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध कोई ऐसा महाभियोग चलाने का प्रस्ताव नहीं है। 135 देखते हैं। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 साल के लिए ऑफिशियली होता है, लेकिन इससे पहले भी इसको हटाया जा सकता है। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो कौन थी, सरोजनी नायडू जी। कहां की, उत्तर प्रदेश की। निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही हैं, प्रधानमंत्री के एवं केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। यह बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी। और कौन से अनुच्छेद में, मैंने बता दिया था, अनुच्छेद 155 के तहत। और राज्यपाल की जो पार्डनिंग पावर्स हैं वो कौन से अनुच्छेद में, 161 में। प्रेसिडेंट की किसमें है, पार्डनिंग पावर्स या माफी की शक्तियां, अनुच्छेद 72 में। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है, तो भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद 155 के तहत। राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है, वह एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो देखिए 1/4 नहीं होता, 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और पहले तो देखिए इसमें प्रोविजन था कि वह 1 सदस्य को आपका एंग्लो इंडियन समुदाय के अनुच्छेद 333 के तहत मनोनीत कर सकता था, लेकिन 2019 में 104वें संविधान संशोधन के तहत यह प्रोविजन अब हटा दिया गया है। अब ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है, तो इसमें दोनों आपके गलत है। को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। सत्रावसान की देखिए बात हो रही है अब, यानी और विधानसभा का, तो सत्रावसान मतलब पूरा सेशन आपका खत्म हो गया, अगले सेशन तक सत्रावसान कर दिया, तो ये राज्यपाल के पास शक्ति है। अगर सेंट्रल संसद की बात करें तो ये राष्ट्रपति के पास है। और कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत तथा उसका सत्रावसान और विघटन भी करता है। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, तो देखिए कम से कम आपके 60 और अधिक से अधिक 500। ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। अनुच्छेद कौन सा है, 170 के तहत यह बात की गई है। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है, तो कौन ये डिसाइड करता है स्टेट्स में कि ये बिल आपका मनी बिल है या नहीं, ठीक है, धन विधेयक है या नहीं, तो ये बताता है आपका विधानसभा का स्पीकर, राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन ए। न्यायपालिका जुडिशरी देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है, तो 62 वर्ष, ठीक है, 62 वर्ष। माफ कीजिए, माफ, 1 मिनट देखते हैं, माफ कीजिए गलती हो गई, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, सॉरी।
65। हाई कोर्ट के जज की जो उम्र होती है वो होती है 62 और सुप्रीम कोर्ट की होती है 65। सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन से या केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन बी। कब बनाया गया था? 1983 में इसकी स्थापना की गई थी और 1987 में आई थिंक इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें दो और मेंबर थे, वो भी याद रखिएगा कौन कौन, बी शिवरमन और डॉक्टर एस आर सेन। देखिए बी शिवरमन भी बहुत फेमस है। शिवरमन कमेटी बनाई गई थी 1982 में, उसके ही रिकमेंडेशन के आधार पर किसकी स्थापना की गई है? नाबार्ड की। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये सरकारी कमीशन के भी मेंबर थे। बाद में नाबार्ड की जो कमेटी बनाई गई वो बी शिवरमन समिति की संस्तुतियों के आधार पर ही बनाई गई। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गठन 124 अनुच्छेद में है, ऑप्शन बी। इससे ठीक एक पहले 123 क्यों बहुत फेमस है? 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और वर्तमान में कौन है हमारे न्यायाधीश? 50वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं। किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो कौन सी ऐसी रेट है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण रेट के तहत यह बात की जाती है। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीवी जी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन रही हैं? आपके लीला सेठ जी। कहां पर? हिमाचल प्रदेश की। निम्नलिखित में से भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो अब उस समय 43 में कौन थे? अब तो 50वें हैं। ठीक है, तो इस सवाल का कोई मतलब नहीं है। 50वां आप याद रखिए, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। नवसृजित उच्च न्यायालय है तो 2019 में कहां पर? एक तो आपके आंध्र प्रदेश वगैरह में बनाया गया है 25वां उच्च न्यायालय, और उसके अलग अगर हम बात करें तो जब ये सवाल पूछा गया था तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में ये बात की गई थी। तो 2019 में आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश के 25वें उच्च न्यायालय का सृजन हुआ है। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण कौन सा है? तो यह है इलाहाबाद हाई कोर्ट। स्वीकृत जजों की संख्या कितनी है? 160। किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम इतने साल के लिए उच्च न्यायालय का या दो से अधिक ऐसी अदालतों का उत्तरवर्धन में वकील ना रहा हो। तो कम से कम कितने साल का प्रोविजन है? 10 साल तक आपको एडवोकेट रहना पड़ेगा, ऑप्शन डी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों तक सेवा देनी होती है? तो कम से कम 5 वर्ष तक। पंचायती राज की बात करें, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे आपके प्रश्न बनने के चांस बहुत हैं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 243 के तहत। कौन सा संविधान संशोधन इससे संबंधित है? 73 और 74 आपका 1992 का। पंचायतों से तो 73 ही संबंधित है, ठीक है। 74 आपका नगर निकाय इनसे संबंधित है। देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। पंचायतों को संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ग्रामीण पंचायत तथा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। संविधान में अनुच्छेद 243 का से लेकर 243 अणा तक ग्राम पंचायत तथा 243 ता से लेकर 243 या तक नगर पंचायत का प्रावधान किया गया है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने। इसके बाद कौन सी कमेटी से संबंधित है? अशोक मेहता। जिन्होंने कौन सी स्तर की बात की थी? अशोक मेहता 1977 में आई थी। द्विस्तरीय, 2 टियर, एक तो जिला लेवल पर और एक मंडल लेवल पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन का निर्देश देता है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व कौन सा है? अनुच्छेद 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आता है ये। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, किसके? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, आर्टिकल 40। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की व्यवस्था शुरू की गई थी? राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को। कहां पर? नागौर जिले में। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच है? तो कौन है सर्वप्रथम महिला सरपंच? छवि राजावत। काफी इंपॉर्टेंट है, छवि राजावत।
और कहां से लड़ा इन्होंने? राजस्थान राज्य के टोंक जिले के सोडा गांव की सरपंच है। ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है, यानी पूरा इलेक्टोरल रोल में जिनके भी नाम है वो सभी इसमें शामिल होते हैं। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। यह दिवस 24 अप्रैल 1993 से लागू हुए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है? तो पंचायती क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य, ऑप्शन सी। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है कहां पर? तो 1/3 आरक्षण यानी 33% सीटें रिजर्व होती है कहां पर? पंचायती राज निकायों में। और कुछ कुछ में तो आपका 50% का आरक्षण भी दिया गया है। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन कौन से थे? तो आपका राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही होगा। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को कौन से जिले में पेश किया गया? नागौर में। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको स्थापित किया था। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो कहां पर? नागालैंड में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम जो कुछ स्पेशल एरियाज है वहां पर ये नहीं लागू होती। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया था? बलवंतराय मेहता समिति। कब? 1957 में। अशोक मेहता कब आई थी? 1977 में। इसके अलावा जीवी के राव कमेटी आई थी आपकी 1985 में, और LM सिंघवी कमेटी आई थी आपकी 1986। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा की थी? तो बलवंतराय मेहता कमेटी। दिनेश गोस्वामी कमेटी, देखिए ये भी बहुत पूछता है। दिनेश गोस्वामी समिति है इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित है, ठीक है, या चुनावी संबंधी सुधारों से संबंधित है। किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? बलवंतराय मेहता कमेटी। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो कम से कम आपके 2/3 पंचायत सदस्यों का समर्थन इसमें आवश्यक है, 66%। तो इतना आसान नहीं है हटाना। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम न्याय पंचायत, ग्राम सहकारी संस्था। देखिए ये कुछ नहीं होता, ये आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में नहीं आता। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन? 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन आपका अधिनियम जो था 73वां संविधान संशोधन ये लागू किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बा के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार संस्था कौन सी है? तो यह है पंचायत। ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? तो ब्लॉक स्तर पर आपकी पंचायत समिति होती है। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष इसमें संशोधन में औपचारिक रूप से अपनाया गया। कब? 1992 में 73वें संविधान संशोधन से। 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण को मंजूरी दी थी? 50% आरक्षण। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली का एक स्तर नहीं है? ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है। तो देखिए नगर परिषद ये आपका नहीं है। वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई है? तो वर्ष 2018 में पंचायती राज की 25वीं सालगिरह मनाई गई है, ऑप्शन सी। अब बात करते हैं संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की। 178 देखते हैं। 1992 में संसद द्वारा पारित निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है, इसके बारे में है? कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। इसने क्या क्या करा? इसने भाग 9 जोड़ा हमारे संविधान में, और 11th शेड्यूल जोड़ा हमारे संविधान में, 11वीं अनुसूची जोड़ी। और इसमें कितने विषय हैं? टोटल 29 विषय हैं। संविधान के संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया है। तो संविधान में कौन सा आपका EWS के लिए आरक्षण किसमें दिया गया है? 130वें संविधान संशोधन से, ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही होगा। 10% आरक्षण आपको सरकारी नौकरियों में अब मिलता है। किस वर्ष संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? तो पहला संविधान संशोधन सन 1951 में किया गया था। और मैंने आपको बताया था जो 9th शेड्यूल जोड़ा गया है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे,
395 आर्टिकल थे, ठीक है। उसमें नवा शेड्यूल पहले संविधान संशोधन से जोड़ा गया है आपका, 9 शेड्यूल पहले संविधान संशोधन से 1951 में जोड़ा गया। 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। कब आया? 1992 में। किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई? कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। 44 में से क्यों इंपॉर्टेंट है? 44 में क्या हुआ था? जो राइट टू प्रॉपर्टी है या संपत्ति का अधिकार है उसको हटाकर आर्टिकल 300A में डाल दिया गया था। पहले वो मौलिक अधिकार था, लेकिन उसके बाद उसको 300A में डाल दिया गया है, जो कि अब एक लीगल राइट है। आगे चलते हैं। हाँ, 42वें संविधान संशोधन को क्या बोला जाता है? इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। याद रखिएगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के विषय 29 विषय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 का से ण तक स्पष्ट किया गया है। भारत के संविधान के किस संशोधन के अधिनियम ने पंचायती राज्यों को एक संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया? किसके तहत? 1992 का 73वां संशोधन। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपका एजुकेशन से। इससे आर्टिकल 21A जोड़ा गया है आपके संविधान में, जो कि किसका भाग है? फंडामेंटल राइट्स का। इसके अलावा 11th फंडामेंटल ड्यूटीज से जोड़ी गई है, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है हमारा 11वां। 61वां संविधान संशोधन से क्या हुआ था? वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? 368 से क्या होता है? हमारा संविधान का संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित है। साउथ अफ्रीका से हमने ये प्रोविजन लिया है। तो कहां पर है संविधान संशोधन की प्रक्रिया? वित्त आयोग का गठन कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 280 में। इसमें 1+4 मेंबर्स होते हैं, यानी एक चेयरपर्सन होता है और 4 अदर मेंबर्स होते हैं जो इकोनॉमिक अफेयर्स में आपके एक्सपर्ट्स होते हैं। आपातकाल के संबंध में अनुच्छेद 352 नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 356 प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी, अनुच्छेद 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल। ये 3 आपके इमरजेंसी से संबंधित हैं। निर्वाचन आयोग के गठन से आर्टिकल 324। निर्वाचन आयुक्त की जो एज थी वो कितनी बताई थी मैंने? 6 साल या 65 ईयर्स, ठीक है। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की 4 साल या 65 ईयर्स, जो पहले हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो जो सेक्युलर शब्द है वो हमारे यहाँ 42वें संविधान संशोधन से सन 1976 में लाया गया था। आपकी प्रियम्बल जो है, जो हमारा प्रस्तावना है, वो केवल एक ही बार अभी तक संशोधित की गई थी 42वें संविधान संशोधन से, और उसमें समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। अब हम क्या किस ऑर्डर में लिखते हैं? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। ये पूरा ऑर्डर रहता है, ये भी आ चुका है, इसको भी, ऑर्डर को भी याद रखिएगा। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या को सीमित करता है? तो 2003 में आया 91वां संविधान संशोधन। वो ये कहता है कि जो भी आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसके 15% से ज्यादा आपके मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 से। और अगर जिन राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या 40 या 40 से कम है, एक प्रोविजन उसमें यह भी है, तो उनके मंत्री परिषदों की कुल संख्या 12 से आप कम नहीं रख सकते। कम से कम 12 मिनिस्टर आपको चाहिए अगर आपके यहाँ जो सीट्स हैं वो एमएलए की 40 से कम। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी? राजीव गांधी की सरकार में लाया गया 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। 74वें से क्या था आपका? म्यूनिसिपैलिटीज, ये भी लोकल बॉडी से संबंधित है। 86वां मैं बता चुका हूं, एजुकेशन। 73वें से क्या है? PRI यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में इस शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 से 243 के प्रावधान कवर करता है। तो कौन से उसमें जोड़ा गया है? कौन सा अनुच्छेद था? पंचायत। 73वां संविधान संशोधन पंचायतों से संबंधित है। इसमें टोटल कितने विषय हैं? देखिए, ये विषय बहुत पूछता है। इसमें 29 विषय हैं और 74वें संविधान संशोधन से जो जोड़ा गया है आपका भाग 9 का, उसमें आपके 18 विषय हैं, ठीक है। 11वें शेड्यूल में 29 विषय हैं, 12वें शेड्यूल में 18 विषय हैं। याद रखिएगा, रट लीजिए इन्हें, काफी ज्यादा पूछा जाता है। संविधान का 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया था, दल बदल कानून से संबंधित है। इंग्लिश में बोला जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। कौन सा शेड्यूल इसने संविधान में जोड़ा? संविधान में इसमें 10वीं अनुसूची इसी के द्वारा जोड़ी गई है। ओरिजिनल में 8 थी, मैंने आपको एक बार फिर से बता देता हूं।
ओरिजिनल संविधान में 8 थी। नवी अनुसूची पहले संविधान संशोधन से सन 1951 में जोड़ी गई, 10वीं 1985 में जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन से। उसके बाद 73वें संविधान संशोधन से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें कुल 29 विषय हैं, और 74वें संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें कुल 18 विषय हैं। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आपका संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज या संघ और उसके परिक्षेत्र की बात कौन से पार्ट में की गई है? भाग 1 में, अनुच्छेद 1 से 4 तक। हमने देखा भी था नए राज्यों की स्थापना अनुच्छेद 2 में है। बाउंड्री चेंज करनी है, किसी राज्य की नाम चेंज कर रहा है तो अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 1 क्या बताता है? भारत एक राज्यों का समूह है या यूनियन ऑफ स्टेट है। तो इसमें कौन सी अनुसूची में हमें चेंज करना है? अनुसूची 1 में, ऑप्शन ए, जिसमें 1 से 4 तक आपके आर्टिकल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है? देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को। संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात करते हैं। योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया है? तो कौन सा आयोग है? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और प्लानिंग कमीशन कब बना था आपका? 1950 में, और इसको रिप्लेस कब किया? 1 जनवरी 2015। डेट याद कर लीजिए, ये भी पूछ गया किसी एग्जाम में, आई थिंक किसी एसएससी में ही आया था या डेट कहीं पर आई है, मैंने देखा था। तो 1 जनवरी 2015 को इसने इससे शिफ्ट कर दिया है। निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? यूपीएससी संवैधानिक संस्था है, ठीक है। अनुच्छेद 315 में इसकी बात की गई है। राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग 280 में इसकी बात की गई है। प्लानिंग कमीशन आपकी संस्था नहीं थी, यह अब एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। बात करें 312 की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें क्या बात की गई है? AIS यानी ऑल इंडिया सर्विसेज की बात आपके अनुच्छेद 312 में की जाती है। आर्थिक आसूचना परिषद यानी EIC का अध्यक्ष कौन होता है? इसके अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री जी, ठीक है। अरे ऊपर मैं एक चीज बतानी आपको भूल गया, इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इस समय इसके वाइस चेयरपर्सन कौन है? सुमन के बेरी। इसके अलावा एक और इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, नीति आयोग के CEO कौन है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अभी 1 या 2 महीने पहले इनकी नियुक्ति हुई है, BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। BVR सुब्रमण्यम इस समय CEO है नीति आयोग के। चेयरपर्सन प्रधानमंत्री जी होते हैं और वाइस चेयरपर्सन सुमन के बेरी जी हैं। आगे चलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। EIC के चेयरपर्सन कौन होते हैं? वित्त मंत्री जी। आगे चलते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। वाइस प्रेसिडेंट कौन है इस समय? सुमन के बेरी। और CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। ये 3 आप जरूर याद कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं शासकीय भाषाएं या ऑफिशियल लैंग्वेज की। सरकार द्वारा किस भाषा को सबसे पहले एक प्रतिष्ठित भाषा के रूप में घोषित किया गया? तमिल को, ठीक है। तमिल को कभी दर्जा प्राप्त हुआ था? 2004 में। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात कौन से आर्टिकल में की गई है? अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 343 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की गई है। भारत में टोटल कितनी अभी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? 22, ठीक है। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की लिस्ट हमारे यहाँ पूरी है। संविधान की कौन सी अनुसूची भी पूछ लेता है 8th शेड्यूल में। 8th शेड्यूल में आपका क्या है? लैंग्वेजेस की बात की गई है। टोटल 22 अभी रिकॉग्नाइज्ड है। निम्न में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है? तो संसद को अगर आपका अयोग्य घोषित करना है तो कौन निर्णय लेगा? भारत का राष्ट्रपति। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 103 के तहत। और इसमें देखिए ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हेल्प भी लेता है। यदि कोई भी राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल बनना चाहता है तो उसे निम्न में से क्या करना होगा? तो उसे निम्न में से कम आम चुनाव में 6% वैध वोट जीतने चाहिए या फिर कम से कम वो 2 सीट इस बार लेकर आए। तो ऑप्शन ए यहां पर आपका ठीक होगा। बाकी आप कंडीशन यहां पढ़ सकते हैं पूरी। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कितने साल के लिए? 6 या 65 साल के लिए। इलेक्शन कमीशन की बात अनुच्छेद 324 में की गई है। मैंने आपसे कहा था 324 के साथ 325 और 326 ये 2 आर्टिकल जरूर पढ़िएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनावों के समय किसका निषेध है? घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना, ठीक है। प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग, ये भी ठीक है। निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण, तो इस समय क्या क्या निर्देश है? ऑप्शन डी आपके सभी कुछ ये निषेध है।
भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? पहले 21 साल थी, बाद में 61वें संविधान संशोधन से इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष, या उसका कार्यकाल अगर 6 वर्ष का है वो पहले हो जाए, या 65 साल पहले हो जाए तब उसको रिटायर कर दिया जाता है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात करें तो 4-65, उसका 4 साल और 65 साल का कार्यकाल रहता है। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो हमारे यहाँ 3 टियर गवर्नमेंट है, तो ये त्रिस्तरीय है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत ब्लॉक लेवल पर, या तालुक पंचायत, उसके बाद जिला पंचायत, ये 3 स्तर हमारे यहाँ पर है। निम्न में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो कौन सी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी डीएमके। डीएमके, एआईएडीएमके भी सुना होगा आपने, एक एआईएडीएमके, तो ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुन्नेत्र खड़गम। ठीक है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुन्नेत्र खड़गम। आगे चलते हैं। एक राष्ट्रीय एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम कितनी सीटें जीतता है, और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। जैसे अभी किसको मिला है? आपका आम आदमी पार्टी को दर्जा दे दिया गया है, तो इसमें कम से कम 11 सीटें जीतता है, और ये कम से कम 3 अलग अलग स्टेट से उसने ये 11 सीट जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो धन विधेयक आपका 111 में है। 112 में आपका क्या है? बजट। लेकिन देखिए, बजट हमारे यहाँ संविधान में कोई शब्द नहीं है। हमारे संविधान में क्या शब्द है? एएफएम, सॉरी एएफ यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बजट के नाम से जाना जाता है, वो अनुच्छेद 112 में। 110 में क्या है? मनी बिल। और कौन डिसाइड करता है ये बिल मनी बिल है या नहीं? लोकसभा का अध्यक्ष या फिर राज्यसभा विधानसभा का अध्यक्ष, ये डिसाइड करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो हमने ऊपर बात कर ली, संघ की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, 8th शेड्यूल में है। विधायी मामलों में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को विधायकों को छोड़कर लगभग सामान्य शक्तियां प्राप्त हैं। तो देखिए, विधायी मामलों में अगर बात करें तो धन विधेयक के मामले में देखिए, जो आपका एक तरह से राज्यसभा होती है, उसके पास बहुत ज्यादा पावर नहीं है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर है। ये बिल लोक राज्यसभा में भेजा जाता है, लेकिन उसे 14 दिनों के भीतर ये वापस करना होता है। अगर ये कुछ सजेशन देती है, सरकार को पसंद आते हैं, तो सरकार उसमें चेंज कर सकती है। अदरवाइज सरकार के ऊपर कोई भी बाध्यता नहीं है, कोई सरकार के ऊपर इसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो उसको लागू ही करे। सरकार की मर्जी है, अच्छे लगेंगे तो सरकार उनको संशोधित करेगी, अदरवाइज जैसा भेजा था वैसे ही सरकार उसको पास कर देगी। 210, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां है? मैंने बता दिया, ओरिजिनल में 8 थी, वर्तमान में 12 है। नीचे पढ़ सकते हैं, नवी अनुसूची 1951, 10वीं 52वें से, 11वीं 73वें संविधान संशोधन से, और 74वें से 12वीं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 29, ऑप्शन सी। हाँ, एक बार ये भी देखिए पूछा हुआ है 24वें आर्टिकल में, क्या है आपका कि जो 14 साल से कम की उम्र के बच्चे हैं उनको जो हैजार्डस इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्री वगैरह में, यहाँ पर काम नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, एक बार पूछ लिया था कितने वर्ष से कम, तो 18 वर्ष भी उसमें ऑप्शन था, 21 साल भी था, तो ज्यादातर लोग 18 लगाकर आ गए थे। इसमें 14 साल है। ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के, तो उसको भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं, धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, आर्टिकल आपका 17 में इसकी बात की गई है। धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का प्रतिरोध, या अनुच्छेद आपके 15 में है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध, यह आपके अनुच्छेद 24 में है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, यह आपका पहला में है, यानी अनुच्छेद 22 में है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी। भारतीय संविधान को की दी गई निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान संबंधित हैं? तो किसमें है? 10वीं अनुसूची में, 52वें संविधान संशोधन से सन 1985 में जोड़ी गई। 5वीं अनुसूची क्षेत्रों यानी 5th शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत संबंध 1996 के तहत आते हैं, यानी पेसा। देखिए, ये प्रश्न सीधे सीधे भी पूछा गया है कि पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज ये कौन से सन में आया था? तो 1996 में, यूपी पीसीएस में ही पूछा गया है, तो ये भी याद रखिएगा, ये 1996 में आया है। और कितने एरिया इसके अंतर्गत आते हैं? 10। कौन कौन से राज्य हैं देख लीजिए,
आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। टोटल 10 स्टेट्स इसके अंतर्गत आते हैं। 1996 में यह एक्ट आया था। अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुला सकता है। कौन सी है? अनुच्छेद 108। अभी यूपीपीसीएस में स्टेटमेंट आया था, वहां पर उन्होंने आर्टिकल 109 कर दिया था। 109 में नहीं, 108 में बात है। और ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन हमने कौन से देश के संविधान से लिया है? हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। इसको आहूत कौन करता है? इसको बुलाता कौन है? इसको बुलाता है प्रेसिडेंट, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं लोकसभा के स्पीकर। मैंने आपको एक फैक्ट और बताया था, देखिए जो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है वो केवल और केवल सामान्य बिल के रेस्पेक्ट में है, और किसी में भी आप इसको नहीं बुला सकते। धन विधेयक है उसके लिए जॉइंट सिटिंग नहीं बुला सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, अगर संविधान संशोधन बिल है, उसके केस में भी आप जॉइंट सिटिंग नहीं बुला सकते। केवल सामान्य बिल के रेस्पेक्ट में आप बुला सकते हो अनुच्छेद 108 के तहत। 216 राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले में संबंध कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 249 में ये प्रोविजन दिया गया है। क्योंकि मैंने आपको बताया था 245 से ऊपर देख लेते हैं, 245 से 255 तक जो आर्टिकल हैं आपके, वो किससे संबंधित है? सेंट्रल स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशन से या विधायी संबंधों से। तो इसको आप याद रखिएगा। भारत का संविधान निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो शोषण का अधिकार जो है हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चों को फैक्ट्री में नहीं दिया जाएगा। और 23 में क्या बात की गई है? मजदूरी या फोर्स लेबर वगैरह में आपका बैन किया गया है। ऑप्शन 23 यहां पर बिल्कुल ठीक है। बाकी 26वां 24वां ये देख लीजिए आप। 26वां क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 32वां तो क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 24वां मैंने आपको बता दिया, 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चों का हैजार्डस इंडस्ट्रीज में आप पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, राइट टू इक्वालिटी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो 5 से 11 आपके नागरिकता या भाग 2 में है हमारे ये नागरिकता। ऑप्शन ए। और एक बार देखिए ये पूछ लिया गया था, भारत की नागरिकता आप कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हो? तो भारत की नागरिकता आप 5 तरीके से प्राप्त कर सकते हो। कौन सा? जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से या भूमि के अर्जन द्वारा। तो ये 5 तरीके हैं जिससे आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? मैंने आपसे क्या कहा था, जो संपत्ति का अधिकार है वो पहले हमारे फंडामेंटल राइट्स का भाग था, लेकिन फंडामेंटल राइट्स से इसको हटाकर अब कौन से संविधान संशोधन से? 44वें संविधान संशोधन से सन 1978 में इसको हटा दिया गया और इसको 300A के तहत एक लीगल राइट बना दिया। तो संपत्ति से संबंधित है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। देखिए राइट टू प्राइवेसी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 324, 329 से कौन सा पहलू संबंधित है आपका? इलेक्शन। इलेक्शन आपका चुनाव। ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? 324। 326 में किसकी बात की गई है? वयस्क मताधिकार की। 18 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उनको वोट देने का अधिकार होगा अगर आप इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो 243 हमने बात करी थी 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है, पंचायती राज प्रणाली से। बात करें मौलिक कर्तव्यों की, ये तो भाग 4A में है, अनुच्छेद 51A। इसके बात करते हैं राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां, ये आपकी जो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं गवर्नर की, उससे संबंधित है। 224 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? तो ये किया है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स कर एक आर्टिकल है हमारे यहाँ राइट टू इक्वालिटी में, तो उसमें इसको स्टार्ट किया गया है। भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है? ये मैंने आपको बता दिया 315। 312 में किसकी बात की गई है? AIS यानी ऑल इंडिया सर्विसेज। और एक बात याद रखिएगा, ऑल इंडिया सर्विसेज के रेस्पेक्ट में राज्यसभा को स्पेशल पावर्स दी गई हैं कि राज्यसभा ऑल इंडिया स्पेशल सर्विसेज का गठन कर सकती है। इसी के तहत ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के गठन की बात की जा रही थी, लेकिन उस पर अभी कुछ हो नहीं पाया है।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो कौन सा है ये आपका अनुच्छेद 49 किसके अंतर्गत आता है? डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक ये शामिल होते हैं। 51वां भी बहुत पूछा जाता है, इसको भी याद कर जाइएगा। एक 44वां बहुत पूछा जाता है, एक 40वां बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन से 3 जोड़े गए हैं, वो भी आपको पढ़ने जरूरी है। ठीक है, 39A था, 43A था और 48A था, ये आपके इसके द्वारा जोड़े गए हैं। बता देता हूं 51वां किससे संबंधित है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी यानी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। 44वें में क्या है? यूसीसी, समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड, एकमात्र भारतीय राज्य जहां पर ये लागू है गोवा। 40 में क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत यानी विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों की बात इसमें की गई है आर्टिकल 40 में। इसके अलावा जोड़े गए थे आपके 39A, इसमें क्या बात की गई थी? फ्री लीगल एड टू द पुअर यानी आपको जो कम पैसे में न्याय दिलाने की बात थी वो 39A में की गई है। 43A में क्या बात की गई थी? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज यानी वर्करों का मैनेजमेंट, इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना। 48A में क्या बात की गई थी? आपके पर्यावरण से यह संबंधित था। ठीक है, बस तो यही इतना ही बहुत है आपके लिए, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। भारत के संविधान की अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का भाग है। देखिए तो हमारा जो छठा अनुसूची है, 6th शेड्यूल है, उसमें यह बात की गई है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके बारे में स्पेशल प्रोविजन की बात की गई है। चौथी अनुसूची में क्या है आपका? एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून, 52वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। 5वीं अनुसूची में क्या है? आपका अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इसमें बात की गई है। आंसर हमारा क्या होगा? छठी अनुसूची। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्यों की बात की गई है। भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से। आर्टिकल कौन से हैं? 5 से 11 तक। कितने तरीकों से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? 5 तरीकों से। कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान किए गए? हमने ऊपर ही पढ़ा है, 5वीं अनुसूची। छठी अनुसूची में किसके लिए है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए। 9वीं अनुसूची किससे जोड़ी गई है? पहले संविधान संशोधन से सन 1951 में जोड़ी गई है। चौथी अनुसूची में क्या बात की गई है? एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा यानी राज्यसभा के में सीटों का आवंटन। 8वीं अनुसूची में क्या बात की गई है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस। कितनी लैंग्वेज है टोटल? 22। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243I के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्तीय आयोग का गठन कब किया जाता है? तो हर 5वें वर्ष में किया जाता है। तो वित्तीय आयोग की बात कौन से उसमें आर्टिकल में है? 243I। तो हमें यह भी याद रखना है, हो सकता है आपसे सीधे पूछ ले कि वित्तीय आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 243I। और देखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो पंचायत के चुनाव होते हैं वो कौन कराता है? वो कराता है SEC यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है। और देखिए एक बहुत अच्छा प्रश्न है, जैसे हमने पढ़ा भी 243I में क्या बात की गई है? फाइनेंस कमीशन की, स्टेट फाइनेंस कमीशन की। और अगर मैं बात करूं 243K में, तो उसमें बात की जाती है स्टेट इलेक्शन कमीशन की या राज्य निर्वाचन आयोग की, जो कि पंचायत के इलेक्शन कंडक्ट कराता है। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास है, मैंने आपको बता दिया था। राष्ट्रपति के पास आती है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। बात करें आपसे राज्यपाल, तो राज्यपाल में 213 के अंतर्गत, बस नंबर चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। 213। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है? तो यह आर्टिकल है 244। ठीक है, 244 कौन सी अनुसूची थी? 5th शेड्यूल, 244। और बाकी 4 जो अलग स्टेट हैं वो कौन सी में? 6th शेड्यूल में। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बार बार बोल रहा हूं, पूछ लेता है ऑप्शन में, इसमें से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? आपको नागालैंड दे देगा, आपको अरुणाचल प्रदेश दे देगा, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। 4 राज्य हैं मात्र, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 75 क्लॉज 1। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? मैंने आपको बता दिया, 213। 123 में किसकी पावर है? प्रेसिडेंट की। इसमें से कौन सा संघ सूची के
तहत कोई विषय नहीं है, तो यूनियन लिस्ट मैंने आपको बताया। जो भाग 7 है हमारा, सॉरी जो शेड्यूल 7 है, 7वीं अनुसूची है, उसमें इसकी बात की गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसमें कौन सा आपका संघ सूची का विषय नहीं है, तो पब्लिक हेल्थ जो है, पब्लिक हेल्थ आपका स्टेट लिस्ट में आता है, या राज्य का विषय होता है हेल्थ। राष्ट्रीय प्रतीक की बात करते हैं। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? गहरा नीला। कितनी तीलियां हैं? 24। अनुपात कितना रहता है? 3:2। कब अपनाया गया था इसे? 22 जुलाई को आपका 1947 में। 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है? हमारा राष्ट्रीय झंडा दिवस, झंडा दिवस। ठीक है। किसने डिजाइन किया है इसे? पिंगली वेंकैया। किसने? पिंगली वेंकैया ने। भारत के राष्ट्रध्वज का अनुपात कितना है? 3:2। 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था? किसको? आम को। आम का नाम क्या है रासायनिक? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? अशोक के सारनाथ वाले स्तंभ से। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। इसके नीचे क्या लिखा है आपका? सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा विजय होती है। वो हमने कहां से लिया है? मुंडका उपनिषद से। मुंडका उपनिषद से। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के विशेष शक्ति यानी स्पेशल पावर्स गवर्नर को दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो लिखित और विस्तृत संविधान है। द्विस्तरीय सरकार हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ 3 टियर गवर्नमेंट है। कौन सी है? सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर हमारी लोकल गवर्नमेंट, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, आपके पंचायती राज हो गया और म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, ये सब। ठीक है। हमारे यहाँ सिंगल नागरिकता है। अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, यानी आपको कंट्री की सिटीजनशिप अलग मिलेगी, देश की और स्टेट की, जहाँ पे आप रहते हैं, जैसे एरिजोना में रहते हैं, कैलिफोर्निया में रहते हैं, वहां की सिटीजनशिप अलग मिलेगी। हमारे यहाँ भारत में केवल एक इंडिया की सिटीजनशिप हमें दी जाती है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326 में बात की गई है इसकी। 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये भी अच्छा प्रश्न है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1993 में इसकी स्थापना की गई है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी माफ कीजिए, निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2021 में भारत में नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अप्रैल 2021 में किसको बनाया गया था? सुशील चंद्र जी को। ठीक है। भारत के किस राज्य की विधानसभा ने 2020 में राज्य के लिए 3 राजधानियों, विधायी, कार्यकारी और न्यायिक का प्रस्ताव रखते हुए सभी क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास विधेयक पारित किया था? कौन से राज्य ने? आंध्र प्रदेश ने। कौन सी सरकार आम लोगों के सबसे करीब है? संघ, राज्य, स्थानीय। तो स्थानीय सरकार जो होती है वो आम लोगों के सबसे करीब मानी जाती है। ऑप्शन सी। भारत के संविधान में इसमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो राज्य सूची में क्या है आपका? जो दंड प्रक्रिया संहिता, इंडियन पीनल कोड, वो आपके इसमें नहीं आती। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट लिस्ट में है, पुलिस भी स्टेट लिस्ट में है और जेल भी आपके स्टेट लिस्ट में आते हैं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कहां पर शामिल है? आपका पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन राज्य सूची में शामिल है। समवर्ती सूची का हमने कहां से लिया है कॉन्सेप्ट? मैं बता चुका था आपको, ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने। भोजन में मिलावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? 1954 में यह अधिनियमित किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। NFWP इसका क्या होता है? आपका फुल फॉर्म नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना की गई थी ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत बनाया जा सके। कब की गई थी स्थापना? 1993 में इसकी स्थापना की गई। ये भी नया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? तो हिंदू मैरिज एक्ट आपका है 1955 का एक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन ठीक है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है।
राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। देखिए कोई केवल एक कंडीशन है, ये गलत है, मात्र एक कंडीशन है जिस पर महाभियोग चलाया जाता है, क्या? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का उल्लंघन। उसके अलावा कोई भी प्रोविजन नहीं है, सिर्फ एक चीज है, संविधान का उल्लंघन करेगा तो ही चलाया जाएगा। तो नेशनल सिक्योरिटी में नहीं चलाया जा सकता, केवल एक कंडीशन है, संविधान का उल्लंघन। कौन से आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल 61 में महाभियोग का जिक्र है। निम्नलिखित में कौन सा मंत्री कैबिनेट स्तर का होता है? तो जो विपक्ष का नेता होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन, उसको कैबिनेट मंत्री या कैबिनेट मंत्री का लेवल का दर्जा दिया जाता है। अगर आपके पास 1/10 सीट्स आई हैं, या जो सबसे सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होती है अपोजिशन की, उसको यह दर्जा दिया जाता है। भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी बनी थी। कहां पर? उत्तर प्रदेश की। और विजयलक्ष्मी पंडित जी क्या बनी थी? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजयलक्ष्मी पंडित जी बनी थी। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है वैसे? जीबी पंत जी। जीबी पंत जी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक 2018 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम पीसीए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करता है। कौन सा? कब आया था? 1988 में आया था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में आया है। अगला देखते हैं। निम्न पर विचार करें। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उपयुक्त में से भारत के संविधान का कौन सा भाग 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के प्रावधान की प्रतिस्थापना करता है? तो एक तो बात की गई है हमारे राज्य के नीति निर्देशक, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ ऑप्शन सही होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 45 में बात की जाती है कि 6 वर्ष तक के बच्चों को राज्य शिक्षा का प्रावधान करेगा, 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ 3 यहाँ पर केवल ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। मानसिक विक्षिप्त भारतीय दंड संहिता के किस धारा में सन्निहित है? तो मानसिक विक्षिप्त भारतीय कानून संहिता के या इंडियन पीनल कोड के धारा सेक्शन 84 में सन्निहित है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया था? 2005 में ये लाया गया था, 2005 में। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में को परिभाषा में शामिल करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अधिनियम 1959 में संशोधन किया। तो किसको लाया गया? शेल गैस और पेट्रोलियम को, शेल गैस को पेट्रोलियम की परिभाषा के अंतर्गत अब लाया गया है। अगला, भारत का संघ राष्ट्रपति, ग्राम पंचायत, मेयर, नगर निगम, माफ कीजिए, नगर निगम मेयर, ग्राम पंचायत आपका सरपंच और राज्य आपका राज्यपाल। ऑप्शन बी हमारा ठीक होगा। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, तो जो रक्षा व्यय आता है ये आपके विकास व्यय में शामिल नहीं होता। भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? तो सुचेता कृपलानी जी ऐसी मुख्यमंत्री थी जो अपने विरोधी पार्टी के अध्यक्ष जेबी कृपलानी से विवाहित थी। पारिवारिक सामाजिक जीवन की पाठशाला है, तो परिवार आपका सामाजिक जीवन की पाठशाला है, किसने कहा था? एरिस्टोटल ने या अरस्तु ने। हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित किया गया है? तो आपका ये मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट जो आया है वो आया 1993 में। जिस साल आपका ह्यूमन राइट्स एक्ट आया था उसी साल ये आया है। हरियाणा विधानसभा ने सर्वसम्मति से आपराधिक कानून हरियाणा संशोधन 2018 विधेयक पारित किया, जो कितने साल या उससे कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार में दोषी पाए गए अभियुक्तों के लिए मौत की सजा का प्रावधान करता है। तो कितने? 12 साल। विनाशकारी कीड़े और कीट अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? तो ये कब लागू किया गया था आपका? 1914। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग एसआरसी का गठन 31 अगस्त 2005 को किसकी अध्यक्षता की जांच आयोग के रूप में किया गया था? वीरप्पा मोइली जी, वीरप्पा मोइली। 268 देखते हैं। राइटर्स बिल्डिंग भारत के किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल सरकार। निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है? नागरिक समाज मतलब सिविल सोसाइटी के रूप में नहीं माना जाता है, तो विधानमंडल इसके अंतर्गत नहीं आता। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है? तो ये जो प्रावधान है ये अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में है मात्र। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो यही देखिए हमारे सारे पॉलिटी से संबंधित प्रश्न थे। आई होप आपको ये सेशन काफी पसंद आया होगा।
अभी बस कुछ 1 से 2 दिन में हम इस पूरी बुक को खत्म कर देंगे, शायद आपके लिए शाम तक कंप्यूटर का सेक्शन भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। इसके अलावा रेगुलर क्विज के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।